जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग विद्युत धारा के बारे में अध्ययन करेंगे, वो भी जीरो से। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है चार्ज यानी आवेश। आवेश क्या होता है? देखिए, जब इलेक्ट्रॉनों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के कारण कोई वस्तु दूसरी वस्तु को या तो खींचने लगती है या तो दूर धकेलने लगती है, तो इसी वस्तु के इस गुण को हम कहते हैं आवेश। क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। और ये होता क्या है? देखिए, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉनों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के कारण दूसरी वस्तु को या तो खींचने लगे या तो दूर धकेलने लगे, तो इस प्रोसेस का नाम होता है, यही पे कहा जाता है कि वस्तु आवेशित हो गई है, या कहते हैं ये चार्ज हो चुका है। तो अब ये कहीं ना कहीं मुझे समझ में आया कि ये घटना किसके कारण घटती है? इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। अगर इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह मूव ना करें तो कोई वस्तु आवेशित नहीं होगी। ठीक है, कोई वस्तु आवेशित नहीं होगी। आप एग्जाम्पल में देखे भी होंगे, आप लोग कभी कभी एक्टिविटी करते हैं कि पेन को लेकर के बाल में रगड़ लेते हैं। बाल में रगड़ने के बाद कुछ देर के बाद पेज को, ऐसे पेज के पार्टिकल्स को, छोटे छोटे टुकड़ों को हम क्या करते हैं, ऐसे उठाते हैं तो उड़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप इसको रगड़ते हैं, यहाँ पे फ्रिक्शन होता है, तो आपको पता है कि दो वस्तुएं जब आपस में ऐसे टकराती हैं तो वहाँ पर हीटिंग एनर्जी जनरेट होता है। और हीट जनरेट करने के कारण आपको पता है, जब किसी वस्तु को हीटिंग एनर्जी दी जाती है यानी उसमें ऊर्जा दी जाती है, तो उस वस्तु के जो पार्टिकल्स होते हैं वह एक दूसरे से दूर हटने लगते हैं, यानी उनकी कणों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो आवेश हमको पता चला क्या कि जब इलेक्ट्रॉनों के आवागमन के कारण एक वस्तु के अंदर दूसरी वस्तु को खींचने का या धकेलने का गुण उत्पन्न हो जाता है, तो ऐसा माना जाता है कि यह वस्तु आवेशित हो चुकी है। ठीक है, तो आवेश के बारे में आपको यही लिखना है। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वह दूसरी वस्तु को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है, और इसका जो सिंबल होता है वह होता है क्यू। आवेश को हम क्यू से, देखिए इसका जो प्रतीक होता है, चिन्ह होता है, सिंबल होता है, वह होता है क्यू। क्यू से इसे डिफाइन किया जाता है। और इसके बारे में कूलाम नामक वैज्ञानिक ने बताया था। इसलिए इसका जो मात्रक होता है, यूनिट होता है, मात्रक यानी यूनिट, वह जो होता है वह क्या होता है? सी होता है, कूलाम होता है। अब कूलाम को आप सी से लिखेंगे। किसे लिखेंगे? सी से। अब बात करते हैं एक इलेक्ट्रॉन के आने जाने के कारण कितने का आवेश होता है। तो देखिए, एक इलेक्ट्रॉन अगर मूव करता है एक जगह से दूसरे जगह, तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वह 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का होता है, और ये नेगेटिव होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं। आप रसायन विज्ञान में पढ़े होंगे। तो देखिए, अब इसका जो मेन अगर घटना का जिम्मेदार है, तो जानते हैं केमिस्ट्री में होता है इवेंट। होता क्या है, अब बताइए, NaCl जब बनता है तो Na से, देखिए एक इलेक्ट्रॉन मूव कर जाता है Cl पर, तो इलेक्ट्रॉन तो मूव किया, इलेक्ट्रॉन के आने जाने के कारण इसके अंदर क्या हो जाता है? चार्ज आ जाता है, ये भी आवेशित हो जाता है। बस फर्क ये होता है कि जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो निगेटिव चार्ज हो जाता है उस पर, और जिस पर से उतर कर जाते हैं वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। ठीक है, ये धनावेशित कण हो जाता है और ये ऋणावेशित कण हो जाता है। अब चलते हैं, बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो वस्तु के प्रकृति में क्या परिवर्तन आता है। तो देखिए, मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है ए, और एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है बी, और कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट से, एटम से नहीं, एक एटम से 1 2, 1 से 2, 2 से 3, इतने इलेक्ट्रॉन मूव कराए जा सकते हैं। 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है। लेकिन जब वस्तु कह देंगे तो वस्तु क्या होगा? कई एटम से मिलकर बना है, कई छोटे छोटे एटम से मिलकर। तो जब एक वस्तु से, मान लीजिए हम कह रहे हैं 3 इलेक्ट्रॉन मूव कर गए हैं बी पर, एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है ए, और यहाँ से मूव कर गए बी पर,
तो पूछता है कि चलिए बताइए ए की प्रकृति बताइए, ए पर कितने का आवेश होगा, बी की प्रकृति बताइए, बी पर कितने का आवेश होगा। तो ए हमारा आवेशित कण हुआ, कैसा आवेश है इस पर, पॉजिटिव हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने कि पॉजिटिव चार्ज होता है, और जिस पर गया वो आपका निगेटिव चार्ज। लेकिन जो चार्ज है वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन के कारण ही है। तो अगर ए का कुल चार्ज निकालेंगे, ए का कुल चार्ज आवेश, ए का कुल आवेश हो जाएगा आपका यहाँ पर 2 इंटू, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये हो गया आपका 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतने का पॉजिटिव चार्ज हुआ ए पर, ए पर इतने का क्या हुआ पॉजिटिव चार्ज। अब बी की बात करें तो बी पर कुल आवेश हो जाएगा, बी का कुल आवेश अगर बात करें तो बी का कुल आवेश होगा आपका 2 इंटू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये होगा, यानी -3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यानी बी पर उतने का निगेटिव चार्ज हो जाएगा जितना कि ए पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो बी हमारा ऋणावेशित कण हो जाएगा, इसकी प्रकृति हो जाएगी ये ऋणावेशित हो जाएगा, और इसकी प्रकृति हो जाएगी ये धनावेशित हो जाएगा। ऐसा समझ में क्लियर रहा आवेश निकालने का तरीका, कि अगर एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर इतने इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। अब 3 की जगह पर अगर हम n ले लें, सॉरी हमने 2 लेकर के कैलकुलेट कर दिया है, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कैलकुलेट किया है। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे 2 कर दिया है। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे तो इतना हो रहा था। तो इस तरह से अगर हम देखें, अगर एक ऑब्जेक्ट से, देखिए अगर मान लीजिए किसी एक ऑब्जेक्ट से, मान लीजिए कोई यहाँ पे वस्तु है, दूसरी वस्तु बी, ये ए और ये बी, एक वस्तु से यानी इलेक्ट्रॉन मूव कर जाए, ध्यान से देखिएगा, यानी इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन। तब कहता है कि चलिए बताइए ए पर कुल चार्ज कितना होगा। तो कुल चार्ज क्यू बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या n और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश e, क्यू इक्वल एन ई, और ये हो जाएगा पॉजिटिव ए पर होगा प्लस एन ई और बी पर हो जाएगा माइनस एन ई। आवेश का परिमाण समान होगा, परंतु दोनों की प्रकृति क्या होगी, एक दूसरे के विपरीत होगी। ये ऋणावेशित होगा और ये हमारा धनावेशित होगा। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनों का मूव करने से एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो इस तरह से कुल आवेश की गणना की जाती है, और कुल आवेश बराबर क्यू बराबर एन ई हो जाता है। ये आपका फार्मूला है, इसको आप यहाँ नोट कर लेंगे, क्यू इक्वल एन ई। अब चलते हैं, बात करते हैं कि एक कूलाम क्या होता है। इतना, ये तो कूलाम यूनिट होगी। अब बात करते हैं एक कूलाम क्या होता है। ठीक है, इसके बाद बात करें एक कूलाम किसे कहेंगे, 1 कूलाम क्या होता है। हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, इतना होता है। अब इसको आप इंटू 1 तो लिख सकते हैं, 1 कूलाम। देखिए, अगर हम टोटल को इधर ट्रांसफर कर दें तो हो जाएगा 1, ये हो गया 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन इक्वल 1 कूलाम। ये माइनस है, ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 इंटू 10⁻19/1.6 इक्वल 1 कूलाम। अब इस अभी देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ से अगर हम 2 जीरो इसके साथ रख दें, यानी 10 स्क्वायर को अलग कर दें तो हो जाएगा 100/1.6 इंटू 10⁻17 हो गया। अब यहाँ से भी चाहे तो आप इस डेसिमल को हटाने के लिए एक जीरो और बढ़ा सकते हैं, तो हो जाएगा आपका 1000/16 इंटू 10⁻17 इलेक्ट्रॉन इक्वल 1 कूलाम। इसको डिवाइड करें 100 लेकर के, 16 6 जा
हो जाएगा आपका कितना 96 और फिर हो जाएगा 96 4 बचेगा 40 होगा 16 टू जा 32.5 जा इंटू 10⁻17 इलेक्ट्रॉन इक्वल 1 कूलम। यहाँ से आप चाहते हैं 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन इक्वल 1 कूलम। अब देखिए ये हमको क्या बता रहा है, ये हमको ये बताता है कि अगर किसी कंडक्टर में मान लीजिए वायर है आपका, कोई कंडक्टर है, ठीक है, एल्युमिनियम कॉपर कोई भी, किसी कंडक्टर में अगर इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, देखिए एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर इतने इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर जाते हैं तो अब हम कहेंगे कितने इलेक्ट्रॉन 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे तब कहेंगे कि एक कूलम का चार्ज इस पर पॉजिटिव हो गया और एक कूलम चार्ज इस पर नेगेटिव हो गया, ये माना जाएगा। तो 1 कूलम समझ में आया होगा। 1 कूलम वह चार्ज होता है जो कि किसी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के मूव करने से होता है। यानी अगर हम एक ऑब्जेक्ट से 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन को मूव करा देंगे दूसरे पर तो कहेंगे कि इस पर कितने का चार्ज हो गया 1 कूलम का। तो कूलम की बात समझ में आई होगी कि आवेश क्या होता है और आवेश की गणना कैसे करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6, ये भी आपको ये रेडी होना चाहिए, इतने का चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन का। और एक कूलम क्या होता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के मूव करने से एक कूलम चार्ज क्या होता है जनरेट होता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए एक एग्जांपल ले लेता हूं। एग्जांपल लें इसका, चलिए अगर हम कहते हैं फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट ए मूव थ्री इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन टू बी इलेक्ट्रॉन टू कैलकुलेट total charge and nature of object, nature of object। मान लीजिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर एक ऑब्जेक्ट ए है और दूसरा ऑब्जेक्ट बी है और कह रहा है ए पर से बी पर चले जाते हैं कितने इलेक्ट्रॉन 3 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन। तो कह रहा आपको ए का नेचर भी बताना है और बी का भी नेचर बताना है और टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है। तो सॉल्यूशन में आएंगे, लिखेंगे टोटल चार्ज Q इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n इंटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं टोटल 3 इंटू 10⁻16 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 4.8 इंटू ये देखिए यहाँ पे जाएगा 10⁻³ कूलम। यानी टोटल चार्ज अगर बात करें ए और बी दोनों का चार्ज क्या होगा मैग्नीट्यूड यानी परिमाण में समान होगा, परंतु ए पर उतने का पॉजिटिव चार्ज होगा इतने का ही 4.8 इंटू 10⁻³ कूलम ए पर पॉजिटिव होगा और 4.8 इंटू 10⁻³ कूलम बी पर नेगेटिव चार्ज होगा। अब कहेगा कि दोनों की प्रकृति बताइए, नेचर बताइए। तो नेचर में आपको ये लिखना होता है कि ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा यानी धनावेशित हो जाएगा और बी हमारा क्या हो जाएगा ऋणावेशित हो जाएगा। चलो ठीक है, रहा एग्जाम्पल के साथ
आवेश की बात। अब चलते हैं, बात करते हैं विद्युत धारा की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। विद्युत धारा क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट्स। देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी लिखा हुआ है, इसको इलेक्ट्रिक करंट्स क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट्स। विद्युत धारा, विद्युत धारा क्या होती है? तो चलिए, इस पॉइंट को समझने में एकदम बिल्कुल जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है करंट, और हिंदी में धारा। अरे भाई, धारा कहते किसको है? धारा का मतलब ये होता है फ्लो होना, फ्लो। आप पढ़े होंगे, अगर मान लीजिए नदी में पानी जब बहता है ना, या फिर कहीं पानी बहता है तो हम क्या कहते हैं? जलधारा। उसको क्या बोला जाता है? जलधारा। हवा चलती है तो वायु धारा कहते हैं। ऐसे ही जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, तो कहते हैं विद्युत धारा। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड और जुड़ जाएगा, आपको रेट लगेगा। रेट, किस दर से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से चार्ज फ्लो होता है, तो चार्ज के फ्लो को ही क्या कहा जाता है? करंट कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर रेट निकालना होगा आपको कि पर सेकेंड जितने चार्ज फ्लो होते हैं किसी कंडक्टर में, उसी को इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा कहा जाता है, पर सेकेंड। ठीक है, अभी देखिए, हमने क्या कहा प्रीवियस टॉपिक में, चार्ज में हमने देखा कि जब ए ऑब्जेक्ट था और बी ऑब्जेक्ट था, ये दोनों ऑब्जेक्ट थे, यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो गए थे, और उसमें कितने मैंने लिया था? 3 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन लिया था। देखिए, इतने इलेक्ट्रॉन मूव किए थे। लेकिन ये नहीं दिया था मैंने उस क्वेश्चन में कि टाइम कितना लिया था इसने, 2 मिनट, 3 मिनट, या 1 सेकेंड, 4 सेकेंड, कौन सा टाइम लगा। बस हमने ये लिखा था कि ये मूव कर गए। लेकिन यहाँ पर हमको ये समझना होगा कि पर सेकेंड कितना मूव करता है। तो मान लीजिए इसका डिफिनेशन होगा आपका, देखिए द रेट ऑफ, देखिए डिफिनेशन की बात करें, पहले डिफिनेशन की बात कर लेते हैं। द रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज, यानी आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। जिस दर से आवेश फ्लो होता है उसी को विद्युत धारा कहते हैं। मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं, और देखिए इसका सिंबल जो होता है, प्रतीक लिख लीजिए, प्रतीक नोट करते हैं। इसका सिंबल जो होगा, सिंबल होता है आई, आई। ठीक है, और इसका जो मात्रक होगा, यूनिट मात्रक, वो हो जाएगा एम्पियर। एम्पियर यानी ए, और इसको लिख सकते हैं आप इंग्लिश में लिख लीजिए AMPER, एम्पियर, और इसको ए से लिखा जाता है। ठीक है, तो विद्युत धारा क्या है? आवेश चले ना तो विद्युत धारा नहीं होगी, अगर आवेश एक जगह से दूसरी जगह जाए ना तो विद्युत धारा नहीं होगी। यानी इसका मतलब विद्युत धारा के लिए आवेश को चलने के लिए रास्ता चाहिए। आप सुन लीजिए, जिस रास्ते से वो चलता है, हम लोग भी चलते हैं ना, हम लोग कहीं जाते हैं तो रास्ते से ही चलते हैं। जैसे अगर मैं चलता हूँ तो मान लीजिए छोटे रास्ते से चलते हैं तो उसको हम रोड बोल देते हैं, वे बोल देते हैं, पाथ बोल देते हैं। लेकिन अगर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जिस पर दौड़ती है उसको हाईवे बोलते हैं, रेलगाड़ी जिस पर चलती है उसको रेलवे बोलते हैं, और जितने एरोप्लेन्स चलते हैं उनको, जिन रास्ते पर चलते हैं उन रास्तों को एयरवेज बोलते हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी जिस पर चलता है उसको सर्किट बोलते हैं, परिपथ बोला जाता है। देखिए, विद्युत धारा के चलने वाले मार्ग को, यानी विद्युत धारा जिस मार्ग से होकर गुजरता है उसी मार्ग को सर्किट कहा जाता है, जिसको परिपथ बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? परिपथ बोलते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, तो एम्पियर इसका क्या है? धारा का मात्रक है, और इसका सिंबल होता है आई। चलिए अब आते हैं इसको कैलकुलेट करने के तरीकों को देखते हैं, या फार्मूले के डेरिवेशन की ओर चलते हैं। मान लीजिए एक वस्तु है जिसका नाम है ए, दूसरी वस्तु है जिसका नाम है बी,
अब यहां से इलेक्ट्रॉन मूव कराए जा रहे हैं बी की ओर, तो मान ले रहे हैं मूव कर रहे थे, और टाइम हमेशा आपको देखना है सेकंड में लेना है। तो मान लेते हैं 5 सेकंड में इस पर से उस पर कुल 3 इंटू या 4 इंटू कुछ भी रख सकते हैं आप, मान लीजिए 5 इंटू रख लें, 5 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन मूव कर गए। ध्यान से समझिएगा, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे तो वहां पर टाइम नहीं रखा हुआ था, यहाँ पे टाइम रखा गया, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज। इसका मतलब पर सेकंड कितना चार्ज मूव कर रहा है, इसी को करंट कहा जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव किए हैं, कौन मूव किए हैं, इलेक्ट्रॉन। ये चार्ज नहीं लिखा हुआ है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है। अब पूछ रहा है क्या कि चलिए बताइए कि इस परिपथ में, इस सर्किट के अंदर, मान लीजिए कोई सर्किट है, उसी सर्किट से अरे से जंप तो कराएंगे नहीं, किसे जंप करा देंगे। इस तरह से मान लीजिए कोई सर्किट गया है, इसी सर्किट से होकर के इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, अब 5 सेकंड में पता चल रहा है कि 5 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन मूव कर गए हैं। तो कह रहा है कि अब बताइए कि इसमें बहने वाली टोटल धारा का मान बताना है, करंट का मान बताना है। तो सॉल्यूशन में आएंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, यानी I बराबर होता है, विद्युत धारा बराबर होगा प्रवाह आवेश की दर यानी Q अपान दर, तब निकलेगा पर सेकंड, जिसको T रखेंगे, I इक्वल Q अपान T। और थोड़ी देर पहले हम लोग फार्मूला पढ़े, अभी देखिए ये Q नहीं है, ये N है। क्या है, N है, और जबकि हमको चाहिए क्या, Q। तो Q इक्वल होता है, अभी पढ़े हैं थोड़ी देर पहले, Q इक्वल N, Q इक्वल N। तो Q की जगह पे हम लिखेंगे N यहाँ से, या फिर अलग से आप आवेश निकाल करके यहाँ पे मान रख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली लिख सकते हैं N E अपॉन T इक्वल I, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। अगर आवेश पूरा दिया हुआ है तब तो आप Q अपॉन T रख करके Q का मान रख करके टाइम लगा देंगे, लेकिन अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है तो पहले आपको आवेश निकालना होगा। तो आवेश Q बराबर होता है N E, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हो गए, 5 इंटू 10⁸ और इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। ये समझ रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। और नीचे लिखेंगे टाइम कितना दिया हुआ है, 5 सेकेंड। तो इसमें जैसे ही यहाँ पे आप कैलकुलेट कर देंगे, एक कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा 1.6 इंटू 10⁻, यहाँ पे हो जाएगा -11 एम्पियर करंट आई। यानी परिपथ में बहने वाली धारा का मान कितना होगा, 1.6 इंटू 10⁻11 एम्पियर। ठीक है, देखिए इस परिपथ में बहने वाली धारा का मान कितना हो गया, 1.6 इंटू 10⁻11 एम्पियर। ठीक है, तो ये संभवतः आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। चलते हैं, देखते हैं। अब 1 एम्पियर, जिस तरह से कूलाम में हम लोगों ने पढ़ा कि 1 कूलाम क्या होता है, तो उसमें हमको मिला कि अगर किसी परिपथ में 6.25 यानी 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन मूव कर जाए तो हम कहेंगे कि उस एक वस्तु पर उतने का धनावेशित, 1 कूलाम का धनावेशित आवेश हो जाएगा, धनावेश होगा। अब बी वाले पर यानी दूसरे पर कितना होगा, उतने का ही, 1 कूलाम का ही क्या होगा, ऋण आवेश होगा। तो ऐसे ही अब आते हैं 1 कूलाम को पढ़ने के बाद अब हम आते हैं 1 एम्पियर, देखते हैं क्या होता है 1 एम्पियर। देखिए यह है फार्मूला, और ये दोनों फार्मूले एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इसलिए इन दोनों फार्मूलों को आप रेडी रखेंगे। ठीक है, चलते हैं 1 एम्पियर को समझते हैं कि 1 एम्पियर होता क्या है। 1 एम्पियर, 1 एम्पियर क्या होता है। अभी आपने फार्मूला देखा I इक्वल Q अपॉन T। अब I इक्वल, देखिए इसको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे। अब बताइए I इक्वल 1 कब आएगा, हमको पता अगर Q इक्वल 1 हो जाए, T इक्वल 1 हो जाए तो I इक्वल 1 आ जाएगा। लेकिन अब ये 1 आएगा तो कहेंगे कैसे इसको, देखिए Q इक्वल 1, T इक्वल 1 पर I इक्वल क्या आ जा रहा है, 1 आ जा रहा है। तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, देखिए यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में Q इक्वल 1 यानी 1 कूलाम चार्ज, यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम चार्ज फ्लो हो
तो कहेंगे परिपथ में बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर होगा। I इक्वल 1। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देख लीजिए। देखिए Q इक्वल 1 कूलम अगर हो जाए कितने टाइम में, 1 सेकेंड में, तो कहेंगे कि अगर किसी परिपथ में 1 सेकेंड के अंदर 1 कूलम का आवेश प्रवाहित होता है, फ्लो होता है, चार्ज फ्लो होता है 1 कूलम के इक्वल, तो इस सर्किट के अंदर बहने वाली धारा का मान कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर होगा। ठीक है, तो हमने एक एग्जांपल लिया अभी थोड़ी देर पहले, तो इलेक्ट्रिक करंट को भी फाइंड आउट किया और यहाँ पे 1 एम्पियर भी समझ में आया होगा। 1 एम्पियर क्या होता है कि यदि किसी सर्किट में 1 सेकेंड के अंदर 1 कूलम का चार्ज, 1 कूलम चार्ज कब होगा याद है आपको, यानी अब चार्ज के रूप में बताएंगे तो कहेंगे 1 कूलम चार्ज फ्लो हो, या फिर इलेक्ट्रॉन के रूप में बताएंगे तो कहेंगे 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अब इसको दो तरह से आप कह सकते हैं, चाहे चार्ज को लेकर के आप कह दीजिए, चाहे इलेक्ट्रॉन को लेकर के कह दीजिए। अगर चार्ज को लेकर के कहते हैं तो 1 कूलम बोलना पड़ेगा 1 सेकंड में, और अगर इलेक्ट्रॉन को लेकर के बोलते हैं तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन बोलना पड़ेगा। तो दोनों तरह से एक बार और रिपीट करता हूं मैं कि यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो होता है तो परिपथ में बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर होगा। ये हो गया आवेश के पद में। और इलेक्ट्रॉन के टर्म में आप देखें तो यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तो कहेंगे परिपथ में बहने वाली धारा का मान कितना होगा, 1 एम्पियर। तो ये रहा विद्युत धारा का कॉन्सेप्ट। ठीक है, सेकंड, पहला हो गया आवेश, दूसरा हो गया आपका इलेक्ट्रिक करंट। आते हैं बात करते हैं थर्ड, पोटेंशियल की। पोटेंशियल क्या होता है, ध्यान से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव। अब आपको ये समझना है इसमें, इस टॉपिक में ये समझना है कि धारा वहां लिखा हुआ है, नदी होती है, नदी से पानी आता है, पानी बहता है। अब नदी में से क्या किया जाता है, आप देखे होंगे, नहर निकाले जाते हैं, कैनल निकाले जाते हैं, फिर नहर से हम खेत में लेकर के पानी आता है। तो अगर हम देखें ये कहीं ना कहीं दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन अब आपको इस बात को समझना होगा कि देखिए नदी में धारा पानी बहती है, ये तो हमारे समझ में आ रहा है पानी बहती है, लेकिन इस बात को समझना होता है कि अगर इसके पहले जो वाटर लेवल है, अगर उधर का वाटर लेवल डाउन कर दिया जाए, इधर का वाटर लेवल ऊपर कर दिया जाए, तो इधर से उधर बहने लगेगा। भाई कोई अगर इधर से कोई धक्का मारने वाला है, धक्का अगर नहीं मारेगा इधर, तो ये लोग आगे बढ़ेंगे कैसे, ये लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो चीज हम वाटर को लेकर के समझ रहे हैं, वही चीज वहां पर हमको इलेक्ट्रॉन को लेकर के समझना होगा। कि मान लीजिए अब ये नदी हमारा एक सर्किट है, रास्ता है, परिपथ है, नदी जो है परिपथ है, और इसमें पानी न बह करके इलेक्ट्रॉन मान लीजिए बह रहे हैं, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, तो इन इलेक्ट्रॉनों को बहने के लिए रास्ता है। अब इलेक्ट्रॉन बहेंगे कब, इसका मतलब इधर का इलेक्ट्रॉन लेवल ज्यादा होना चाहिए, स्तर ज्यादा होना चाहिए, तभी उधर से इधर पुश करेंगे। लेकिन अगर इधर से इलेक्ट्रॉन लेवल ज्यादा हो गया तो इधर वाले उधर पुश करने लगेंगे। ठीक है, तो अगर पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल कहीं ना कहीं लेवल होता है, लेवल, आवेश के लेवल को, आवेश के स्तर को ही क्या कहा जाता है, विभव कहा जाता है। एक कॉमन लैंग्वेज में आवेश का स्तर ही क्या कहलाएगा आपका, आवेश का स्तर का मतलब समझ रहे हैं। स्तर का मतलब ये है कि मान लीजिए अब एक नदी को आपने नहर से जोड़ दिया तो हमेशा नदी से नहर में पानी जाएगा, लेकिन अगर नदी का पानी एकदम कम हो गया और नहर में कोई पंपिंग सेट से इधर से पानी भर दिया तो इधर से जाने लगेगा पानी नदी के अंदर। तो इसका मतलब जल का स्तर जिसका ज्यादा होता है उधर से ही कम स्तर की ओर बहता है। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉनों का जो लेवल होता है, जिधर ज्यादा होता है उधर से कम की ओर इलेक्ट्रॉन फ्लो। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि अधिक स्तर की ओर से, उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर फ्लो होता है। जैसे एक और एग्जांपल ले सकते हैं, मान लीजिए एक बाल्टी है, दूसरी बाल्टी है, इस बाल्टी को दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया, एक बाल्टी के अंदर पानी यहाँ तक भर दिया और दूसरी बाल्टी का पानी का लेवल देखिएगा यहाँ तक है, और दोनों को समतल एक जगह पे रखे हुए। अगर इन दोनों को हम एक पाइप द्वारा कनेक्ट कर दें, पाइप द्वारा इसको कनेक्ट करते हैं, तो आपको पता है इसमें का पानी उसमें तो जाएगा नहीं,
जा सकता है? बिल्कुल नहीं जाएगा। पानी का स्तर जो होगा वो हमेशा उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर फ्लो होगा, यानी इधर से इधर बहेगा, क्योंकि इसका जल का लेवल जो है स्तर ज्यादा है। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉनों का लेवल जिधर होता है ज्यादा, उधर से ही कम की ओर बहते हैं। अगर आप 12 वोल्ट की बैटरी को कहीं जोड़ देते हैं 24 वोल्ट से, तो ये समझ लीजिएगा 24 वोल्ट वाले में से 12 वोल्ट में चार्ज आना शुरू होंगे, 12 वोल्ट से 24 वोल्ट में नहीं जाएंगे। ये होता है। तो चलते हैं, अब इसको हम परिभाषित करते हैं और इसको किस तरह से हम लिखते हैं, किस तरह समझते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, एकांक धनावेश को देखिए, एकांक धनावेश मान लीजिए कोई आवेश इनफाइनाइट पर, यहां पे कोई आवेश, एकांक धनावेश को किसी परिपथ में, मान लीजिए परिपथ है, एकांक धनावेश को किसी परिपथ में अनंत से, इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक, अब देखिए पॉइंट तक, मान लीजिए पॉइंट है, ये कंडक्टर है, कंडक्टर का ये पॉइंट है, हम इसमें क्यू कूलाम चार्ज को, एकांक धनावेश है Q = 1 कूलाम, Q = 1 कूलाम, 1 कूलाम चार्ज को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना काम करना पड़ता है, यानी वर्क जितना किया जाता है, इस बिंदु का विभव कहलाता है। वे अभी समझने की बात है कि काम, कौन सा काम, तो काम आप समझ रहे हैं। देखिए, विज्ञान की भाषा में काम वहां होता है जहां पर विस्थापन होता है, जहां विस्थापन होता है वहीं पे काम होता है, और यहाँ पर विस्थापन हो रहा है किसका? आवेश का। इसीलिए आप पढ़े होंगे कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन F गुणे D होता है, और जबकि मेन फार्मूला आपको यहाँ से मिलेगा W = FD cos थीटा, या फिर कहीं कहीं FS cos थीटा भी लिखा जाता है। तो ये न सोचिएगा कि हमने लिखा था D तो ये गलत है, गलत नहीं है। D से डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे यस आप पढ़े होंगे न्यूटन के लॉ में, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन रिलेटेड इक्वेशन जो है बने हैं, तो वहाँ पे यस = UT + ½ AT², यस से डिस्प्लेसमेंट को शो किया गया है। तो चाहे वर्क इक्वल FD cos थीटा लिखिए, चाहे FS cos थीटा लिखिए, लेकिन हमको यहाँ ये समझना है कि साइंस में वर्क वहाँ माना जाता है जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर चार्ज का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, चार्ज का हुआ डिस्प्लेसमेंट, और जब चार्ज का डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका मतलब कम हुआ। लेकिन आप पढ़ेंगे क्या? एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया काम जो होता है, वही उस बिंदु का क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। और वर्क का यूनिट अगर हम देखें तो क्या होता है? जूल। क्या होता है? जूल। अब इसीलिए V वोल्टेज जो होता है, विभव का मात्रक वोल्ट होता है। देखिए, मात्रक इसका क्या होता है? वोल्ट होता है, वोल्ट। इसका सिंबल यानी प्रतीक जो होता है वो होता है V। तो V = टोटल वर्क, यानी टोटल काम जितना होगा, और टोटल चार्ज। तो एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य होता है वह क्या कहलाता है? उस बिंदु का विभव कहलाता है। तो V = हो गया हमारा W/Q, V = W/Q। अब देखिए W, इसका मतलब यूनिट, वर्क का यूनिट क्या होगा? जूल, और इसका क्या हो गया? कूलम। अब ये बन गया, इसको लिख सकते हैं जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम। इसी जूल प्रति कूलम को वोल्ट कहा जाता है, जूल प्रति कूलम को वोल्ट कहते हैं। ठीक है। एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य होता है वो क्या कहलाता है? उस बिंदु का विभव कहलाता है। अब देखिए, ये तो हो गया विभव। अब सेकेंड आता है आपका विभवांतर, दो बिंदुओं के बीच का जो विभव होता है। तो अब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो ले जाने में किया गया कार्य होगा उसको दोनों बीच के बीच का विभवांतर कहेंगे। देखिए, एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य जो होता है उसको विभवांतर कहा जाता है, यानी विभवों का अंतर। तो अनंत से ही आवेश को यहाँ लाया गया, फिर उस आवेश को यहाँ पहुँचाया गया। तो मान लीजिए यहाँ से
वहां तक का लाने में किया गया कार्य, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए 20 जूल आपने काम किया, और लेकिन यहाँ से यहाँ तक आने में काम किया आपने 15 जूल। जाहिर सी बात है, जब आप यहीं तक पहले यहाँ पहुंचेंगे बाद में यहाँ पहुंचेंगे, तो वहां से यहाँ तक लाने में मान लीजिए आपने 15 जूल का काम किया था। जैसे ही आप यहाँ तक आ रहे हैं तो कुल काम हो गया आपका 20 जूल। और मान लीजिए आवेश कितना था, 1 कूलम था। कितना था, 1 कूलम। ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगा, थोड़ा सा आइडिया लगाने की जरूरत है। अब मान लीजिए तो दोनों के बीच का अगर विभव निकालें तो 1 कूलम तो हमने लिया है, एकांक आवेश है 1 कूलम, तो आप फार्मूले में Q = 1 रखेंगे तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। जब 1 कूलम आवेश को दौड़ाया जाता है तो जितना काम होता है उतने वोल्टेज होता है। देखिए 1 कूलम आवेश को लेकर अगर आप कहीं लेकर के जाते हो 1 कूलम आवेश को किसी परिपथ के द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक या उस पूरे परिपथ में दौड़ाइए, तो जितना कार्य होगा वही वोल्टेज भी होगा, क्योंकि Q = 1 और नीचे यहाँ डिनोमिनेटर में 1 है, तो 1 का मतलब यहाँ पे कुछ रह नहीं जाता है, 1 से डिवाइड करेंगे तो अगर Q = 1 हो जाए तो V = W। ध्यान से देखिए, अगर आप 1 कूलम आवेश को किसी परिपथ में दौड़ाएंगे तो V = W हो जाएगा, यानी जितना काम होगा उतना वोल्टेज होगा। लेकिन अगर Q मान लीजिए 2, 3, 4, 5 है तो यहाँ पे रख करके डिवाइड करना होगा। तो आपको ये कहना होगा कि अनंत से इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य हमारा 15 जूल था 1 कूलम आवेश को, और अनंत से उसी 1 कूलम आवेश को इस बिंदु पर लाने में किया गया कार्य 20 जूल हुए, तो दोनों के बीच कार्य का अंतर कितना होगा, 5 जूल का अंतर हो रहा है। 5 जूल का अंतर है, इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो विभवांतर है वो 5 वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 वोल्ट होगा। दोनों के बीच का विभवांतर 5 वोल्ट है। तो इसको आप समझ गए होंगे। तो चलते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। V = W/Q, ये हो गया जूल प्रति कूलम। अब 1 वोल्ट की बात करेंगे, इसके बाद हम लोग बात करेंगे 1 वोल्ट की। जैसे 1 कूलम की बात की, 1 एम्पियर की बात कर ली, फिर हम बात करेंगे 1 वोल्ट की। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट, इसका हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद तब फिर आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए अब यहाँ पे पहले 1 वोल्ट को समझ लेते हैं, 1 वोल्ट क्या होता है। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, V = W/Q। तो ये 1 कब आएगा, अगर ये भी 1 हो जाए और ये भी 1 हो जाए, यानी 1 जूल हो जाए, और ये 1 कूलम हो जाए, तो इसका मतलब हो जाएगा V = 1 वोल्ट। अब इसको यहाँ से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं 1 वोल्ट क्या होता है। देखिए, यदि किसी परिपथ में 1 कूलम आवेश को किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल का काम करना पड़े हमें, यदि 1 कूलम आवेश को, चार्ज को किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल का काम करना पड़ता हो, तो इस बिंदु का जो विभव होगा वह 1 वोल्ट होगा। 1 वोल्ट समझ में आ गया होगा। यदि 1 कूलम आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया काम 1 वोल्ट हो, सॉरी 1 जूल हो, तो इस बिंदु का विभव क्या कहलाएगा, कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट होगा। तो 1 वोल्ट समझ में आया होगा, ठीक है। चलते हैं एग्जाम्पल देखते हैं। कह रहा है यदि किसी परिपथ में किसी बिंदु से, अनंत से लिखें, एक बिंदु से एक बिंदु से 7 × 10⁻³ कूलम आवेश को दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 35 × 10⁻16 जूल है। बहुत बड़ा लिया है मैंने इसको। तो दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर बताइए।
विभवांतर। अब देखिए कह रहा, अब देखिए एक परिपथ है, मान लीजिए एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है, और यहाँ से वह कितना कूलम चार्ज लेकर के आ रहा है दूसरे बिंदु पर, 7 × 10⁻³ कूलम का चार्ज लिया और उसको उधर से पुश किया। अच्छा, अपने हाथ से नहीं उठा के कोई पुश करता है, इधर से इलेक्ट्रॉन लगाए जाते हैं, वोल्टेज यदि इधर का वोल्टेज बढ़ाया जाता है, चार्ज का लेवल बढ़ा देंगे, तब यहाँ के वोल्टेज को वो ट्रांसफर करेगा, तब इधर का इलेक्ट्रॉन का लेवल आगे बढ़ेगा। ठीक है, हाथ से थोड़ी धकेलना, हमको हाथ से कहाँ धकेलते, किसी भी परिपथ में हम हाथ से धकेलने थोड़ी जाते हैं कि हाथ से इलेक्ट्रॉनों को धकेलते हैं। पीछे से क्या किया जाता है, इसके लेवल को बढ़ा दिया जाता है तो वोल्टेज आगे बढ़ने लगता है, इलेक्ट्रॉन आगे खिसक जाते हैं। अरे भाई हम मान रहे हैं, अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, हमारे सामने एक लाइन लगी हुई है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं बलशाली हूँ तो नीचे से पुश करूंगा तो सब लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर उधर वाले ज्यादा बलशाली हो जाएंगे, पीछे धक्का मारेंगे तो हम पीछे जाने लगेंगे। ठीक है, तो जिधर का ऊर्जा ज्यादा होगा, जिधर इलेक्ट्रॉनों का लेवल ज्यादा होगा, आवेश का स्तर जिधर ज्यादा होगा, उधर से ही क्या होंगे, आवेश बहना शुरू होंगे। तो इधर मान लीजिए वोल्टेज लगा करके बेचारा अपना लेवल बढ़ाया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करना शुरू किया, अब पता चल रहा है ये आवेश यहाँ पे कितना था, 7 × 10⁻³ कूलम का। अब इसको पुश करके लाया गया, कहाँ तक, यहाँ तक लाया गया। अब ये लाया तो गया, लेकिन यहाँ तक काम कितना करना पड़ा उसको, लाएगा तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो काम करना पड़ा कितना, दिया हुआ है 35 × 10⁻16 जूल का। कह रहा चलिए बताइए इन दोनों पॉइंट्स के बीच का वोल्टेज बताना है आपको, कितना होगा, विभवांतर कितना होगा। तो आपको अभी फार्मूला मिला, गिवन दैट लिख लेंगे, जो दिया है Q, कुल आवेश कितना है आपका है 7 × 10⁻³ कूलम, और W वर्क कितना दिया हुआ है 35 × 10⁻16 जूल का। और यहाँ पे हो जाएगा, अब आपको निकालना है वोल्टेज दोनों के बीच का, V = W/Q, यानी कुल किया गया कार्य बटे कुल आवेश। तो कुल किया गया कार्य है 35 × 10⁻16 जूल, अपान हो जाएगा यहाँ पे Q का मान 7 × 10⁻³ हो गया, और यहाँ से डिवाइड कर लेंगे 5 हो जाएगा, और यहाँ से उधर जाएगा ये 13 बच जाएगा, यानी 5 × 10⁻13 वोल्ट, यानी बहुत लंबा वोल्टेज है ये। ऐसा ही ले लिया गया था, बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, 5 × 10⁻13 वोल्टेज, लेकिन बहुत बड़ा हो गया, उसे नहीं मतलब है, बड़ा है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि ये समझ में आया होगा हमको। जहाँ तक ऐसा है कि ये किस तरह से हम वोल्टेज को निकालते हैं, अगर किसी परिपथ में इस तरह से दिया हुआ रहता है कि इतने कूलम का आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में इतना काम किया जा रहा है, तो चलिए बताइए कुल दोनों के बीच का विभवांतर क्या होगा। तो विभवांतर को इस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, देखते हैं। इसके बाद आपको मिला ओम्स लॉ, ओम का नियम। ओम कौन था, ओम एक साइंटिस्ट था। देखिए ओम्स लॉ, ओम का नियम। ओम ने क्या बताया, ध्यान से देखो, बताया नहीं, उसने ऑब्जर्वेशन किया, एनालिसिस किया, कंडक्टर को लिया और एनालिसिस किया, बार बार उसने एनालिसिस किया, बार बार एनालिसिस करने के बाद तब जाके उसको पता चला। ध्यान से देखो उसने कहा क्या, जरा समझिए। ओम ने क्या बताया, ध्यान से। मान लीजिए यहाँ पे एक बैटरी लगाई, ठीक है, एक बैटरी था, तो बैटरी की आपको पता है दो होते हैं, कौन कौन, प्लस और माइनस, दो टर्मिनल्स होते हैं, एक सेल के दो टर्मिनल्स होते हैं। तो ओम ने बताया क्या, और ये मान लीजिए हमारा सर्किट है, एक सर्किट है, और ये मेटालिक होगा, कैसा होगा, मेटालिक, यानी धातु का बना होगा। और इसके देखिए, इसके दोनों सिरों को, जो सर्किट है, इसके दोनों सिरों को उसने एक बैटरी या एक सेल से जोड़ दिया। तो आपको पता है एक बैटरी या सेल के अंदर क्या पाया जाता है, सेल होता है ना, ऐसे सेल बना लेते हैं, सेल को ऐसे सेल बना लेते हैं, इस तरह से सेल बन गया, ये हमारा सेल बन के रेडी है। ठीक है, तो सेल के अंदर आप देखते होंगे एक ऐसे बेचारा पड़ा रहता है, इसके अंदर ब्लैक कलर का रहा, और इसके अंदर कौन सी ऊर्जा होती है, केमिकल एनर्जी, क्योंकि केमिकल होता है, केमिकल से बना होता है। तो ओम ने किया क्या, इसके निगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल से ऐसे ला करके इसे ठीक जोड़ दिया। तो जैसे ही वो ऐड किया, करंट फ्लो होना शुरू हो गया।
करंट फ्लो होना शुरू हो। उसके बाद फिर इसी सर्किट को ले गया, एक और सेल रखा उसने, पहले समझ लीजिएगा उसने किया। फिर उस सर्किट को, सर्किट नहीं चेंज किया, सर्किट यही था और रूम भी वही था, एक ही कमरे में वो कर रहा था। ऐसा नहीं है इस कमरे में सुधाया दूसरे कमरे में गया, एक ही रूम के अंदर। इस सर्किट को यहाँ से हटाया, सेल नहीं रहने दिया, सेल को लगाया, फिर यहाँ ले जाके फिर ले जाके जोड़ा उसको। ये बार बार उसने ऐसा किया, बार बार उसने किया, पहले समझ लीजिएगा, उसके बाद तब डिफिनेशन पर चलते हैं। उसी सर्किट को बार बार वो अलग अलग सेलों से जोड़ता था, अलग अलग सेल से जोड़ता था, सर्किट वही थी। तो उसको क्या मिला ध्यान से देखिएगा, उसने कई ऑब्जर्वेशन किया। ओम ने बताया और पाया, ओम भर नहीं पाया, आप भी पा सकते हैं, ऐसा आप खुद कर सकते हैं। आप एक सर्किट को बना लीजिएगा और आप वोल्ट मीटर एमीटर दोनों लगा लीजिए, दोनों को लेकर के इसका ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। तो ओम ने क्या बताया कि अगर आप इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंजिंग ना करें, ये है क्या, कंडक्टर। ओम ने कहा यदि किसी चालक का, चालक मतलब कंडक्टर, इफ वी डू नॉट चेंज द फिजिकल नेचर ऑफ ए कंडक्टर, यानी किसी कंडक्टर का फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल नेचर नहीं चेंज किया। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, उसका टेम्परेचर होगा, लेंथ होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, ठीक है। तो उसने कहा यदि किसी चालक, तो चालक कौन है, ये कंडक्टर है, कि फिजिकल नेचर में यानी भौतिक परिवर्तन ना किया जाए, किसी चालक में, चालक के भौतिक गुणों जिसमें लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शनल एरिया, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बोला जाता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तथा ताप आदि में कोई परिवर्तन ना करें, तो क्या होता है। अब आगे देखिए, उसने क्या देखा कि अगर इसी तार को, जितना बड़ा था, जितना मोटा था, उसी तार को बड़े वाले सेल से लगाया। मान लीजिए इस सेल का वोल्टेज 20 वोल्ट है और इस सेल का वोल्ट मान लीजिए 15 वोल्ट है, इसको मान लेते हैं 10 वोल्ट है। अभी छोटा भले, यानी उसी तार को एक बार 20 वोल्ट से जोड़ा, एक बार 15 वोल्ट से जोड़ा, एक बार 10 वोल्ट से जोड़ा, तो 20 वोल्ट में जब वो लगाया तो इसमें करंट फ्लो होना शुरू हुआ, आई फ्लो हो रहा था, आई फ्लो हुआ, करंट फ्लो। तो करंट जब चेक किया तो पता पाया वो कि जो ये था, ये मान लीजिए 10 एम्पियर था, 10 एम्पियर बह रहा था करंट। जब 20 वोल्ट से लगाया तो कितने का एम्पियर फ्लो हुआ, 10 एम्पियर का। फिर उसने चेक किया कि जब 15 वोल्ट पर लगा रहा था, इसी तार को ले जाके वहां लगा रहा था 15 वोल्ट पर, तो पता पाया कि यहाँ 7.5 एम्पियर फ्लो हो रहा था। लेकिन जैसे 10 वोल्ट पे लगाया तो उसको मिला कि 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा था। अब बात कुछ समझ में आ रही हो कि वह पाया क्या कि जब 20 वोल्ट से लगाया तो 10 एम्पियर और जब 15 वोल्ट से लगाया तो 7.5 एम्पियर यानी 7.5 एम्पियर, और 10 वोल्ट से जब लगाया तो 5 एम्पियर। तब उसने बताया कि अगर आप किसी चालक के भौतिक गुण, लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तथा ताप आदि में कोई परिवर्तन न करें तो उसमें उस चालक के सिरों पर लगाया गया वोल्टेज यानी जिसको विभवांतर बोलते हैं, पोटेंशियल, और करंट यानी आई, दोनों का रेशियो अगर निकालेंगे तो फिक्स हो जाएगा, तो चेंज ही नहीं होगा। क्यों, देखिए 20 लगाया तो अगर उसका हाफ फ्लो हो रहा था तो उसी कंडक्टर में आप कहीं भी ले जाके लगाएंगे तो जितने वोल्टेज पर लगाएंगे उसका हाफ ही करंट फ्लो होगा इसमें। इसका मतलब 20 लगाने से 10 हुआ और 15 लगाने से 7.5 हुआ, 10 लगाने से कितना हुआ, 5 हुआ। इसका मतलब अगर कोई पूछे 5 वोल्ट पर लगा देगा, अगर 5 वोल्ट पर लगाया ना तो कितने का होगा, 2.5 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। यानी अगर 1 वोल्ट पर लगा देगा ये, इसको ले जा करके, तो उसका करंट कितना हो जाएगा, 0.5 एम्पियर फ्लो होगा। इसी पर उसने अपना
कॉन्सेप्ट जो भी वो एनालिसिस करने के बाद पाया, तो उसने इस बात को बताया कि परिवर्तन ना करेंगे। आप समझ में आई होगी बात। ये देखो एनालिसिस करके उसने निकाला था, और इसको आप कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो वो इस चीज को लगाया कि अगर आप किसी कंडक्टर के फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे तो लगाए गए पोटेंशियल यानी V और फ्लोइंग चार्ज का जो रेशियो होगा वो फिक्स आएगा। वो क्या आ जाएगा? फिक्स कांस्टेंट होगा, यानी R इक्वल क्या हो जाएगा? Y R, और इन्हीं के रेशियो को उसने रेजिस्टेंस बताया। क्या बताया? रेजिस्टेंस बताया। तो ये ओम का लॉ है। ओम ने इसी चीज को बताया कि अगर आप किसी भी कंडक्टर के फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं तो उसमें जो फ्लोइंग चार्ज होगा और इसमें जो फ्लोइंग करंट होगा और लगाए गए पोटेंशियल, दोनों का रेशियो एकदम फिक्स होता है। और ये इसी को उसने इक्वल R बताया, और फिर बताया R का मतलब रेजिस्टेंस बताया, और इसका मतलब यही आपका क्या हो गया? प्रतिरोध हो गया। और प्रतिरोध का मात्रक भी उसने बताया क्या था? ओम अपने नाम पर रख दिया उसने। ठीक है, R यानी प्रतिरोध। इसी को क्या कहा उसने? इस चीज को पाया, बस उसने इस चीज को प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। अब चलते हैं, संभवतः ये बात समझ में आ गई। ओम ने क्या बताया? ओम ने यही बताया कि अगर चालक के भौतिक गुणों में आप कोई परिवर्तन नहीं करते हैं तो उसको आप जहां भी ले जाकर लगाएंगे, जितने वोल्टेज पर लगाएंगे, और फ्लोइंग जो करंट होगा उसका जो रेशियो आ जाएगा वही रेशियो सब जगह होगा। यानी जैसे यहाँ पे था 20 लगाया तो 10 फ्लो होगा, इसका मतलब अगर 200 लगाएगा तो 100 एम्पियर करंट फ्लो होगा, इसका मतलब 40 लगाएगा तो 20 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा ओम ने जो बताया। अब बात करते हैं ओम की इस कॉन्सेप्ट का यूज क्या होगा। देखिए, इसको पूरा कर लेते हैं, परिवर्तन न करें तो लगाए गए विभवांतर, चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा चालक में बहने वाली धारा का अनुपात नियतांक होगा। नियतांक या नियत या अचर या स्थिर होता है, उसने यही बताया। If we do not change the physical property of a conductor, then the ratio of applied potential and flowing current is constant, fixed, unchangeable, indivisible। वो क्या हो जाएगा? एकदम फिक्स होगा। तो ये रहा ओम का कॉन्सेप्ट, और उसने बताया V अपॉन I इक्वल R ओम। इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए, अब ये रहा ओम का नियम, और इसी को उसने प्रतिरोध कहा, रेजिस्टेंस। क्या कहा? रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। रेजिस्टेंस एक शब्द है, प्रतिरोध, रुकावट। देखिए, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। अब देखिए, ये एक शब्द है प्रतिरोध। हमको लगता है कि ये बहुत दूसरा चीज होगा, ऐसा कुछ नहीं है। प्रतिरोध हर कोई जानता है। प्रतिरोध जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाते चलाते क्या होता है? आगे ब्रेकर मिल जाता है। ब्रेकर क्या करता है? आपकी स्पीड को कंट्रोल कर देता है। गाड़ी चलाते हैं तो ब्रेकर बना, जहाँ भीड़ भाड़ वाले एरिया होते हैं या टर्न होता है, यहाँ पे जहाँ खतरा ज़्यादा होना रहता है, वहाँ पे होने लगा रहता है, वहाँ पे ब्रेकर मिलते हैं आपको। वो आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करते हैं, प्रतिरोध। और ये करते क्या है कि किसी सर्किट के अंदर आपको पता है कि मेटालिक होता है। ये सर्किट क्या होता है? मेटालिक। अब मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं।
और यही फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आने वाले इलेक्ट्रॉन का विरोध करते हैं। आपको पता है ना कि समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल। रिपेल यानी प्रतिकर्षित करते हैं। कौन? समान आवेश। समान आवेश एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, पास आने नहीं देते। लेकिन होता क्या है, अब बताइए इसमें इतने इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इधर इलेक्ट्रॉन का जो कंडक्टर है ना, कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है आपको पता है, मान लीजिए एल्यूमिनियम का है, तो एल्यूमिनियम का अगर ये बना होगा तो इसके हर एक एटम पर कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, थ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। मुक्त इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, 3 ही पाए जाएंगे। लेकिन जो पोटेंशियल लगाया गया उसका लेवल तो काफी ज्यादा है, तो काफी ज्यादा है, तो बेचारे ये लोग कमजोर पड़ जाते हैं। ये रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन ये रुकता नहीं, फिर भी ये धकेल देता है। लेकिन आप कभी कभी देखेंगे एक मोटा सा कंडक्टर ले लीजिए, खूब मोटा सा वायर ले लीजिए, इसको एक छोटे से सेल से जोड़ दीजिए, तब आप देखेंगे इसमें करंट नहीं फ्लो होता है। क्यों? क्योंकि छोटे सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ना, उनका स्तर इस कंडक्टर के स्तर से कम है, जिसके कारण ये उसको पुश नहीं कर पा रहे हैं। और जब पुश नहीं कर पाएंगे तो ये आगे नहीं बढ़ेंगे, इसलिए करंट इसमें नहीं बहता। कॉन्सेप्ट समझना है, थियरी नहीं रखना है, बात तो समझनी है कि अगर आप छोटे से पतले से सेल को ला करके किसी बहुत मोटे तार से जोड़ दें तो ये करंट नहीं फ्लो कर पाएगा, क्योंकि इसका लेवल कम है, इसका जो चार्ज लेवल कम है, स्तर बहुत कम है। तो देखिए फिर भी यहाँ देखिए, यहाँ फ्लो हो जा रहा है, यहाँ फ्लो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर इनका रेजिस्टेंस ज्यादा है, ज्यादा रुकावट जनरेट करते हैं, इसीलिए आने वाले इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देते। और जब इधर से जा नहीं पाता है तो इलेक्ट्रॉन को पुश नहीं कर पाता, इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ नहीं पाते। इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेंगे नहीं तो आवेश आगे बढ़ेगा नहीं, और जब आवेश आगे बढ़ेगा नहीं तो विद्युत धारा बहेगी। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ तो इतना ऊंचा बंडल इलेक्ट्रॉन का लेकर के एक बैग धकेल दिया गया। अब ये सब इलेक्ट्रॉन इतना तेजी से रन करते हैं कि बेचारे ये रोकते रोकते थक जाते हैं, लेकिन रोक नहीं पाते। तो सब में अब देखिए, तो ये लोग रोक नहीं पाते थे इलेक्ट्रॉन, लेकिन फिर भी रोक तो रहे। रोकने के कारण कुछ गर्मी उत्पन्न होती है, गर्मी, हीट, रेजिस्टेंस तो है, कुछ तो है। अगर ये ना होते तो इनका स्पीड कुछ और ज्यादा होता, लेकिन इनके रहने के कारण इसका स्पीड थोड़ा सा कम होगा, कुछ तो इफेक्ट डालेंगे। तो ये रहा प्रतिरोध का कांसेप्ट कि प्रतिरोध होता क्या है। प्रतिरोध किसी परिपथ में बहने वाले जो आने वाले आवेश होते हैं, उन आवेशों का विरोध करता है। पहले से जो उपलब्ध रहता है, अवेलेबल होता है, कौन? इलेक्ट्रॉन। इसमें चालक के अंदर, चालक के अंदर पूर्व से जो आवेश मौजूद रहते हैं, वो आवेश आने वाले आवेश का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। और इसी विरोध को ही प्रतिरोध कहा जाता है। इस प्रतिरोध को ओम ने बताया, आर से लिख करके बताया, कि इंडिकेट किया आर से। ठीक है, तो प्रतिरोध का जो सिंबल है वो है आपका आर। इलेक्ट्रिसिटी में प्रतिरोध का जो प्रतीक है वो है आर। देखिए प्रतीक इसका क्या है, आर। इसका यूनिट यानी मात्रक जो है वो है आपका ओम। मात्रक है ओम और प्रतीक है आर। और उसने फार्मूला दिया क्या, आर इक्वल वी अपॉन, ये फार्मूला। और सिंबल, इसे सिंबलाइज किया जाता है, प्रतिरोधों को ऐसे दर्शाया जाता है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है छोटे छोटे, लेकिन कुछ प्रतिरोध तो पहले से उत्पन्न होता है। और ये जो प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध पहले से उत्पन्न प्रतिरोध नहीं है, बल्कि ये प्रतिरोध हम खुद लगाते हैं। कहाँ पर लगाते हैं? अपने अकॉर्डिंग लगाते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आपका जो बोर्ड होता है, उस बोर्ड के अंदर जो आपका यहाँ पे प्लग होता है, प्लग जिसके अंदर स्विच को डाला जाता है, ठीक है, ऐसे इसमें लगाते हैं। तो मान लीजिए इसमें लगा रहे हैं आप, तो आपको पता है अगर इसमें फिंगर डालेंगे तो ये लाइट मार देगा। लेकिन अगर हम चार्जर को इससे कनेक्ट करते हैं, उसके पिन को पकड़ते हैं, तो लाइट नहीं मारता। उसका रीजन क्या होता है कि देखिए सीधी सी बात है। आप ये बताइए, अभी मैंने कहा कि करंट फ्लो होगा था, नदी की बात। नदी में बहने वाले, अब देखिए इसमें बहुत पानी आता है, नदी बहुत पानी आ रहा है, यानी किसी भी, देखिए बहुत ज्यादा पानी आ रहा है नदी के। लेकिन अगर मुझे खेत सींचना है, खेत, तो हम क्या करते हैं, नदी को डायरेक्ट अपने खेत में तो खोलेंगे नहीं, इससे खेत बह जाएगा, खेत में लगी फसल सब बह जाएगी, गांव में पानी घुस जाएगा, गांव में भी बाढ़ आ सकती है। लेकिन क्या करते हैं हम, नदी से पहले हम एक नहर को निकालते हैं, नहर निकाला जाता है। अब नहर में, अब देखिए यहाँ पे वाटर लेवल बहुत ज्यादा है। अब जैसे ही नहर बना दिया आपने, तो थोड़ा सा वाटर लेवल इस नहर का उससे कम हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर
यहाँ से फिर देखिए बीच में, यहाँ पे फिर जो बांध लगा हुआ, यहाँ से फिर एक पतली सी नहर निकालेंगे, इसका वाटर लेवल थोड़ा सा और कम हो जाएगा। तो हम कर क्या रहे हैं, बांध बना बना करके, यहाँ पे फाटक लगा लगा करके वाटर के लेवल को कम कर रहे हैं, जल स्तर को कम कर रहे हैं। ऐसे ही किसी सर्किट के अंदर आने वाला जो विद्युत धारा होता है, बहने वाला विद्युत धारा होता है, लगाया गया पोटेंशियल होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन का स्तर होता है, आवेश का स्तर होता है, उस आवेश के स्तर को हम क्या करते हैं, कम करने के लिए यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस लगा दिया, तो अब क्या करेगा ये, देखिए कैसे नदी के पानी को इस फाटक ने रोका तो थोड़ा सा कम हुआ इसमें। अब यहाँ पे एक फाटक कम लगाएंगे तो ये थोड़ा रोकेगा। ऐसे फिर यहाँ पे एक छोटा सा फाटक लगा देंगे, अपने खेत की ओर कर देंगे, तो यहाँ पे फाटक फिर से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे असर कम करेंगे। तो ऐसे ही रेजिस्टेंस लगाते हैं तो पोटेंशियल जो होता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन का स्तर होता है, आवेश का स्तर होता है, उस मान लीजिए यहाँ तक आवेश का स्तर, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ऐसे जंप करते हुए चलते, इतना ऊंचा, काफी इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहे थे, बस यहाँ से एक पतला सा रास्ता दे दिया। अब बताइए यहीं पे आकर के, यहीं पर आकर के अब इनको मजबूरी है, क्योंकि जगह नहीं है कि आगे जंप कर पाए, नहीं, अब इनको थोड़ा थोड़ा करके उतरना पड़ेगा, हल्का हल्का करके उतरना पड़ेगा। तो जब तक हल्का हल्का करके उतरेंगे तो यहाँ आएंगे, तो फिर चलेगा ये भी और हल्का कर दे रहा, हल्का कर दे रहा स्तर। तो यहाँ तक आते आते पता चलता है, यहाँ पे मान लीजिए 220 वोल्ट है, और यहाँ पे कुछ कंट्रोल हुआ तो मान लीजिए 50 वोल्ट हो गया, यहाँ कंट्रोल हुआ तो पता चला लास्ट में जाते जाते 10 वोल्ट हो गया। और भी रेजिस्टेंस लगा दीजिए, आगे जा करके धीरे धीरे हम इसको 2.5 वोल्ट के आसपास कर लेते हैं, या 5.3 वोल्ट के आसपास कर लेते हैं, और जिसके कारण आपकी मोबाइल की बैटरी, मोबाइल का पिन जो होता है, लास्ट में ले जा करके, अब यहीं से समझ लीजिए अपने लगाया था चार्जर, यहीं से चार्जर के अंदर सर्किट होता है, चार्जर का सर्किट देखे होंगे, चार्जर के प्लेट पर ऐसे ऐसे लाइनिंग बना रहता है खूब सारा, और उसके पीछे ऐसे रेजिस्टेंस लगाए रहते हैं, कंडेंसर होता है, डायोड होता है, जीनर डायोड होता है, ये सारी चीजें लगा करके, और ट्रांसफार्मर भी होता है, बहुत सारी चीजें लगा करके हम क्या करते हैं, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करते हैं, फ्लो होने वाले चार्ज को कंट्रोल करते हैं, जिससे वो हल्के थोड़ा कम स्तर पर क्या करता है, लास्ट में लेटेस्ट रिजल्ट जो देता है वो बहुत कम कर देता है, जिससे हम आराम से उसको टच कर पाते हैं। नहीं तो बताइए 220 वोल्ट आएगा, सीधे 220 वोल्ट आकर के मारेगा, हालत खराब। ठीक है, तो इसलिए हम प्रतिरोध का यूज कहाँ करते हैं, प्रतिरोध का यूज करते हैं क्या करने के लिए, वोल्टेज को कम करने के लिए, वोल्टेज को कम करने के लिए। ठीक है, तो चलते हैं, बात करते हैं, अब हम प्रतिरोधों को लगाने के तरीके को देखते हैं, प्रतिरोध को लगाएं कैसे। आपको पता है कि भाई अभी हमारा सर्किट है, मान लीजिए हाँ ये सर्किट है, चलिए यहाँ से एक सर्किट है इसे बना दिया। अब यहाँ पे आप प्रतिरोध को लगाना चाहते हैं, एक तरफ से माइनस टर्मिनल है और एक तरफ प्लस टर्मिनल, तो आप प्रतिरोध को लगाना चाहते हैं, तो प्रतिरोध को आप कैसे बांध सकते हैं। हो सकता हो किसी को जरूरत थी तो प्रतिरोध को उसने ऐसे लगा दिया, एक रेजिस्टेंस यहाँ लेकर के इसे लगाया, फिर थोड़े दूर पे एक रेजिस्टेंस इसे लगा दिया, फिर कोई इस तरह से ऐसे लगा दिया, इस तरह से लगाते चला गया। तो यहाँ पे मान लीजिए हमारा ये 200 वोल्ट था, तो ये कुछ कंट्रोल किया, कुछ कंट्रोल किया, कुछ कंट्रोल किया, कंट्रोलिंग। और यहाँ पे हमने क्या किया, बांध दिया, बल्ब बल्ब अपना जल रहा है, चाहे बल्ब बांध दे, टीवी पंखा जो भी लगा दिया। लेकिन ऐसा भी हो सकता है किसी के मन में आया, उसने कहा हम ऐसे नहीं बांधेंगे भैया, हम ऐसे बांधेंगे। देखिए वो कहा हम ऐसे बदलने करेंगे, तुम ऐसे फैला दियो, मैं फैलाऊंगा नहीं। उसने कहा हम सीधे तीनों ही बांधेंगे। कहा कैसे, कहा मैं इस तरह से बांधूंगा। देखिए उसने कहा नहीं, मैं एक रेजिस्टेंस लेता हूँ, उसको ऐसे ऐसे कह के यही बात दिया, कहा ठीक है। कहा फिर दूसरे को यही बात दिया, कहा ठीक है। कहा तीसरे को भी यही बात दिया। अब देखिए उसने 3 प्रतिरोधों को कैसे जोड़ा है, एक के पैर को, देखिए एक प्रतिरोध ध्यान से माना, तो पैर इसका सिर, और दूसरे का पैर, पहले का सिर, फिर दूसरे का सिर, तीसरे का पैर, यानी पैर को सिर से, यानी हेड टू टेल, हेड टू टेल, फिर हेड टू टेल, फिर हेड टू टेल बांधते जब जाता है तो इसी को बोला जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, जिसको बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन।
तो प्रतिरोधों को दो तरह से जोड़ सकते हैं, एक हो गया श्रेणी क्रम, लेकिन जब सबका हेड टेल एक साथ और हेड एक साथ बांधा जाता है जिसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसको बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन, समांतर। आ गया होगा समझ में कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है कि जब एक के सिर को दूसरे के पैर से, एक के सिर को दूसरे के पैर से जोड़ते हुए चले जाते हैं जिसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। और जब एक सबके सिर को सबके पैर से, देखिए सबके सिर को एक साथ, सबके टेल को यानी पूंछ को एक साथ और सिर को एक साथ जब बांध देते हैं तो इसको बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन। तो इस वीडियो में यहाँ तक, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग रेडी रहिएगा। बहुत जल्दी अगली वीडियो में मैं आप लोगों को इस तरह के संयोजन से इफेक्ट जो पड़ता है, ठीक है, तो किस तरह से यहाँ पे ये वर्क करते हैं, सीरीज में जुड़ते हैं तो क्या होता है, पैरेलल में जुड़ते हैं तो क्या होता है, किस तरह से टोटल रेजिस्टेंस को फाइंड किया जाता है, ठीक, इस फार्मूले के डेरिवेशन के साथ बहुत जल्दी हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।